हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर 4 जिसका नाम है नन्हा फनकार। ठीक है, तो फनकार का अर्थ होता है कलाकार। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो कि 10 साल का है और छोटी ही उम्र में जो है वो नक्काशी का काम बहुत ही अच्छे से करता है। ठीक है, तो जिसके पिताजी क्या करते हैं, उसको नक्काशी का काम सिखाते हैं और वो उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। बाद में जो राजा जी होते हैं, अकबर के टाइम का ये जो नाटक है ये अकबर के टाइम का है और वो जो राजा होते हैं वो उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से वो जो बच्चा है वो काम करता है। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छैनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुटा। ठीक है, यहाँ उस बच्चे की बात हो रही है जो कि चौकोर लाल पत्थर, एक 4 कोनों वाले लाल पत्थर के पास बैठ गया और जल्दी जल्दी से उसने प्रे करी। मतलब जैसे ही हम कुछ काम करते हैं तो उससे पहले हम प्रे करते हैं भगवान से। ठीक है, तो उसी तरह से जो बच्चा है उसने भी वैसे ही किया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छैनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। ठीक है, नक्काशी का मतलब होता है कि पत्थर पर बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन बनाना। ठीक है, पत्थर को इस तरह से तराशना कि उस पर बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बन जाए, उसे हम नक्काशी कहते हैं। ठीक है, तो नक्काशी का ही काम जो बच्चा था वो करता था। ठीक है, हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। ठीक है, किरचे का मतलब है छोटे छोटे पत्थर के कण। जैसे वो तराशने का काम करता था तो जो किरचें थी वो उड़ती थी और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ ही साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता था। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। ठीक है, संगत रास का मतलब है उसी की तरह काम करने वाले, सेम उसी की तरह काम करने वाले। जैसे पत्थर तराशने का उसका काम होता था तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी उसी काम में उसी काम को करते थे, तो उन्हें हम संगत रास कहेंगे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले एक घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। मतलब उसके पापा जो थे उसे एक बार सिखाते थे और वो अच्छी तरह से वो काम सीख जाता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनसे इन घंटियों को बनाना ही सबसे अच्छा लगा। उनमें से सभी कामों में से उसको जो घंटियों को बनाने वाला जो काम था वो लगा था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा कि वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीन बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। तो ये सब वो बच्चा जो था वो पत्थर पे बनाना चाहता था। उकेरना का मतलब होता है बनाना। ठीक है, ठीक उसी तरह से उसके पिता भी बनाते थे। कई साल पहले जब वह पैदा नहीं था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। ठीक है, पहले उसके जो मम्मी पापा थे वो गुजरात में रहते थे, फिर वो आगरा में आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस समय आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को ही यही काम मिल गया था। ठीक है, तो उस समय अकबर के टाइम की ये बात है, वहाँ पे आगरा का किले का काम चला हुआ था और केशव के जो पापा थे उनको वो काम दे दिया गया था। ठीक है, वहाँ किले में काम करने का उनको अवसर मिला हुआ था। केशव का जन्म आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका नहीं मिला, जहां उसके मम्मी पापा पहले रहते थे वहां तो वह कभी गया नहीं। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। तो जहाँ पे उसका जन्म हुआ वो वहीं उसकी वो जो गलियां थी वो उसका घर था। ठीक है, गलियों में वो घुमा करता था, अपने मम्मी पापा के साथ वो रहता था। चारों ओर हो रही छैनी हथौड़े की ठक ठक खड़ खड़ के बीच में केशव को किसी के कदमों की आहट भी नहीं सुनाई देती थी। जहाँ पे वो काम करता था वहाँ पे इतने ज़्यादा काम करने वाले होते थे, मतलब उनकी छैनी हथौड़ों की आवाज़ में किसी के चलने की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती थी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। मतलब एकदम से उसने सोचा कि ये कौन सी आवाज़ है। माशाअल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? ठीक है, ऐसा उससे पूछा गया। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। ठीक है, बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता हुआ नजर नहीं आ रहा? ऐसा केशव ने कहा। देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। मतलब बड़े कॉन्फिडेंस से उसने बोला। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो, वह आदमी हंसते हुए बोला। ठीक है, वो जो आदमी था वहाँ पे उसने बोला कि आप तो छोटे से लगते हो, अब 10 साल का बच्चा था तो आप ये काम कैसे कर लेते हो? ठीक है, तो जो राजा थे उनको विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, तो
दिखते तो तुम छोटे से हो, ठीक है, तो तुम ऐसे काम कैसे कर सकते हो? तो उस आदमी ने बोला, तो आगे चल के हमें पता चलेगा कि वो आदमी कौन था, ठीक है। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था, ऐसा उस आदमी ने कहा। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था क्योंकि वो उसके सामने वाले पत्थर पे बैठ गया था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। कद मंझोला था। वह सफ़ेद अंगरखां और पजामा पहने हुए था, ठीक है। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होंठों से ढकते हुए नीचे की तरफ आती हुई घनी मूंछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था, तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेज़ी से दौड़ने की आवाज़ सुनी, ठीक है। जो आदमी था वो उस बच्चे से बात कर रहा था कि आपकी जो यहाँ पे एक लड़ी में घंटियाँ रखी हुई हैं, इनमें अभी कुछ काम करने को बाकी है। तो केशव अभी कुछ बोल ही रहा था, लेकिन उसको क्या हुआ, किसी के दौड़ कर आने की आवाज़ सुनाई दी। यह और कोई नहीं था, महल का पहरेदार था। देखते हैं उसने क्या बोला। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा, जो उसका पहरेदार था। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तूने इनके सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की? झुककर सलाम कर इन्हें, ऐसा पहरेदार ने केशव से कहा। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छैनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और वह जल्दी से उठ खड़ा हो गया, ठीक है। मतलब जल्दबाजी में केशव की जो छैनी थी वो नीचे गिर गई, ठीक है। जब उसको ये लगा कि उसने ये बोला कि इसके सामने जो है अपना इनको सलाम कर, ठीक है। हुजूर आला को इनको सलाम कर, और इनके सामने तेरी बैठने की हिम्मत कैसे हो गई? अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, ठीक है। उसके मन में ऐसा ख्याल आया, ऐसा उस बच्चे ने सोचा। यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। मतलब एकदम से वो अकबर को कंटिन्यूसली देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करें या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो वो जो आदमी था वो कौन था? वो बादशाह अकबर थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा, ठीक है। केशव, ऐसा उस बच्चे ने बोला कि मेरा नाम जो है वो केशव है। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? ऐसा राजा ने केशव को कहा कि क्या तुम ये काम करना मुझे सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का इंतजाम भी करना पड़ेगा, ऐसा राजा ने कहा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ा उल्टाकर उल्टे पांव लौट गया। वहां से अपने पापा को वो छेनी और हथौड़ा लेके आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? ऐसा उस बच्चे ने राजा से पूछा। क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं यह सीख लूँगा, ऐसा राजा ने कहा। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। केशव सक पका गया, मतलब उसको थोड़ा हड़बड़ाहट सी हो गई कि अच्छा मैंने राजा को ऐसे बोल दिया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता, उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी। यह काम क्या उससे ज़्यादा मुश्किल है? ऐसा अकबर ने बच्चे से पूछा। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा, फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था।
उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छैनी रखी और जोर से हथौड़े पर वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। इस पे केशव ने बोला, अरे अरे, नहीं नहीं। केशव ने तुरंत गलती पकड़ ली राजा की। हथौड़े से आहिस्ता से मारना है ऐसे, उसने करके दिखाया। उसने केशव ने क्या किया, खुद छैनी और हथौड़ा लिया और राजा को दिखाया कि आपने इस तरह से मारना है, जोर से नहीं मारना है, नहीं तो पत्थर टूट जाएगा। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। ठीक है, ऐसा अकबर ने उनको कहा। किसको कहा? केशव को कहा। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। अनाड़ी का मतलब होता है छोटा, ठीक है, ठीक है, और वयस्क का मतलब होता है बड़ा। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह से लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह की जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती थी। केशव जो था उसको गुस्सा आ जाता था कि जो बादशाह है ये गलत कर रहे हैं। काम करते करते अकबर पूछ बैठते हैं, केशव सही है या नहीं? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता, मतलब आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा केशव कहता राजा को। अकबर इत्मीनान से बैठ गए। इत्मीनान का अर्थ होता है शांति से बैठ जाना। और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतदार उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। कौतूहल का मतलब होता है उत्सुकता। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा है, ठीक है, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रही थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार का अर्थ होता है कलाकार, ठीक है। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? ऐसा केशव ने कहा। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा, ऐसा राजा ने कहा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराए हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। ऐसा उस बच्चे ने राजा से कहा कि हाँ, मैं आपके कारखाने में काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? ऐसा केशव ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच में केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात को सबको सुनाता रहा। रात हो चली। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे धीरे अपने पिता के बिस्तर पर घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। ऐसा केशव ने अपने पिता से कहा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। यह सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास अगर आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? ठीक है, ऐसा उसने अपने पिता से पूछा। पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा में बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बसाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सामान में सिकरी का नाम बसाने का फैसला लिया है। ठीक है, ऐसा बच्चे के पापा ने कहा कि तब जो है जो राजा है उन्होंने यहाँ पे शहर बसाने का निर्णय लिया हुआ है। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ,
और इसी कारण हम यहाँ पे नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं, ऐसा केशव के पापा ने कहा। केशव उनींदी आवाज़ में बोला। ठीक है, मतलब उसको नींद आ रही थी। पिताजी ने देखा कि उसका लाडला बेटा सो गया। तो यही जो स्टोरी थी हमारी, बहुत ही अच्छी ये स्टोरी है। इसमें एक बच्चे के बारे में बताया है कि जो बच्चा है, 10 साल का जो बच्चा है, वो किस तरह से जो है नक्काशी का काम करता है और राजा जो है उसके काम से किस तरह से प्रभावित होते हैं। तो मुझे आशा है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।